This is the second part of the second assessment solution video. In this video, we'll be looking at two questions, question number 3 or question number 4. These two questions were from the topic of congruence and similarity. तो इनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए डी सी. डायग्राम में हमारे पास एक ट्राइंगल ए डी सी है जिसके अंदर एक और एक छोटा सा ट्राइंगल जो है वो हमें नजर आ रहा है ए ई बी. ई इज़ द पॉइंट ऑन ए डी. ई जो है वो एक पॉइंट है जो कि साइड ए डी पर है एंड बी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए सी सो दैट ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी. ये जो लाइन ई बी है ये बिल्कुल डी सी के पैरेलल है. यहाँ आपको दो एरोज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ए बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ई बी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ऑल द डायमेंशंस आर रिटन ऑन द फिगर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि लेंथ ऑफ साइड बी सी है. वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी जिसको उसने एक्स सेंटीमीटर से लेबल किया हुआ है. तो मतलब हमें ये छोटी सी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है. इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फिगर बनी हुई है. हमें इस फिगर में दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं. इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. लेकिन अगर मैं इस फिगर को क्लोजली मॉनिटर करता हूं तो मुझे ये वाला जो एंगल नजर आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन एंगल है. और सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो इसका मतलब है ये वाले जो दो एंगल्स होंगे वो भी एग्जैक्टली इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. तो इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट. एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट कहता था कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर है तो वो दोनों जो है वो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है. तो इसका मतलब है कि ये दो ट्राइंगल्स जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट. लेकिन हमें यहाँ सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं करनी थी, हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी थी. मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि हम यहाँ सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हमें पता है कि इन सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ. मुझे रेशियोज बनाने पड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और मैं उसकी मदद से जो है वो एक्स की वैल्यू निकालूंगा. इस तरह का क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बनाए थे. हमें इस तरह के क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करनी होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स जिनको हम सिमिलर कंसिडर कर रहे हैं वो सिमिलर हैं भी कि नहीं है. तो वी विल जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले मुझे पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के मुझे रेशियो निकालने हैं, उसके लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी. तो पहले मैंने जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल बना लिया जिसको ए ई बी का नाम दिया, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया. ए ई बी में मेरे पास जो साइड ए बी है दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और मेरे पास जो साइड ई बी है वो 16 सेंटीमीटर है. ए ई की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया. दूसरा वाला जो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है ए डी सी, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ए डी सी. उसमें मेरे पास ए डी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने ए डी को खाली छोड़ दिया. ए से लेके सी तक की जो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन ए से लेके बी तक 14 है और बी से लेके सी तक जो है वो एक्स है. तो इसका मतलब है ए से लेके सी तक जो टोटल डिस्टेंस हो गया दैट इज 14 प्लस एक्स. तो मैंने क्या किया 14 प्लस एक्स लिख दिया. और डी ई और डी सी की जो मेजरमेंट है दैट इज 20 सेंटीमीटर तो मैंने डी सी 20 सेंटीमीटर लिख दी. अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बनाऊंगा जो कि मुझे दो दो साइड्स पता है तो मैं उन्हीं को यूज करूंगा. तो मैंने ए बी ले ली. ए बी जो है वो छोटे ट्राइंगल की पहली साइड है तो मैंने ए बी ले लिया. ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ए सी होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम पोजीशन पे होती हैं. तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी हो गई, ठीक है. और जो दूसरी साइड हो गई, सिंस मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को पहले लिया है तो मैं इसी की साइड को न्यूमरेटर में लूंगा. तो ई बी को लूंगा डिवाइडेड बाय इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी सी हो जाएगी. तो मैंने ई बी अपॉन डी सी ये मेरे पास रेशियो हो गया. अब जब मैंने रेशियो बना लिया तो आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज नाउ. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा. ए बी की वैल्यू 14 है तो मैंने ए बी की जगह पे 14 लिख लिया. ए सी की वैल्यू मेरे पास 14 प्लस एक्स है तो मैंने ए सी की जगह पे 14 प्लस एक्स लिखा. इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ई बी इज 16 तो ई बी की जगह पे 16 लिखा और द वैल्यू ऑफ डी सी इज 20 तो मैंने डी सी की जगह 20 लिख दिया. दीज टू कैन बी रिड्यूस. ये 4/5 आ जाएगा, 4 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे. 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 टाइम्स 5 इज 20. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा. 5 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 आंसर आ जाएगा. और ये जो 14 प्लस एक्स है ये इस साइड पे आ जाएगा. ब्रैकेट के बाहर 4 लिखूंगा, ब्रैकेट बना के ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स लिख दिया. 70 विल बी एज इट इज. 4 मल्टीप्लाई बाय 14 विल गिव मी 56 और फिर 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा. ये 56 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 14. और 4x इज इक्वल टू 14 का मतलब है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 14 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी 7/2.
और 7/2 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि आंसर अगर आपका सही आ रहा है और आपकी जो वर्किंग है वो लॉजिकल है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। कुछ बच्चों ने रेशियो ही गलत बनाया, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बना रहे थे उसी को उन्होंने गलत बनाया, तो फिर मैं जो है वहाँ मार्क्स नहीं दे सकता, तो मैंने वहाँ उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए हैं। तो सिंस यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो इसका मतलब है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बनाने पड़ेंगे। तो रेशियो अगर आप सही बनाओगे तो फिर आपकी वर्किंग भी बिल्कुल सही होगी। आप अगर रेशियो गलत बनाओगे तो फिर आपकी वर्किंग भी गलत होगी। एक तरीका और भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ए सी जो है उसकी जगह पे आप 14+x ना लिखो, आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो y, और जब आपके पास y की वैल्यू आ जाए तो आप उसमें से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी आपको x की वैल्यू मिल सकती है 3.5। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया है। तो उसमें यह है कि फिर आप यहाँ प्रॉपर रेशियो जो है ना उसकी जगह जो है वो बिल्कुल ठीक लिखो, मतलब आप रेशियो सही बनाओ। आप अगर रेशियो में ए सी की जगह पे बी सी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। बी सी इज नॉट अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, बी सी तो कोई भी साइड नहीं है ट्राइंगल की। तो इसी वजह से जो है वो मैंने वहाँ बच्चों के मार्क्स डिडक्ट किए हैं, क्योंकि रेशियो अगर आप गलत बनाओगे तो फिर जो है वो आगे वर्किंग भी फिर आपकी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर वर्किंग थी। और इसके लिए फिगर्स बनाना इंपॉर्टेंट था। फिगर बनाने के बाद काम आसान हो जाता है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 3.5 सेंटीमीटर। फोर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में उसने आपको दो एंगल्स दिए हुए थे और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें z की वैल्यू 75 है बिकॉज दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि यहाँ उसने लिखा हुआ है कि लाइन ए और बी जो है वो बिल्कुल पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो एफ का जो है वो लेटर बन रहा है, एफ का मतलब है दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, जी की वैल्यू 75 आ गई और आपने इसका रीजन भी लिख दिया, क्योंकि उसने आपको बोला था कि रीजन भी लिखना है, तो आपने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड पार्ट में यू हैव टू प्रूव द ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी टी एस। अब आपको यहाँ प्रूफ करना था, तो इसका मतलब है यू हैव टू राइट द फुल स्टोरी, पूरा फॉर्मेट का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास उसने दो ट्राइंगल्स बनाए हुए, लेकिन एक ट्राइंगल जो है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड है, थोड़ा सा टिल्ट है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एग्जैक्ट एक फिगर बना ली, जैसे मैं आपको बताता था कि मैंने फर्स्ट वाली फिगर को सेलेक्ट कर लिया और उस जैसी बिल्कुल मैंने एक और फिगर बना ली उसके बिल्कुल बराबर में। यहाँ 24 लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ भी 24 लिख दिया, यहाँ 12 लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ भी 12 लिख दिया और यहाँ 9 था तो मैंने यहाँ भी 9 लिख दिया। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को जो है इसके जरिए से वो लेबल करूंगा। 24 डिग्रीज जो है वो एस है, तो इसका मतलब है यहाँ मैंने 24 डिग्रीज लिखा है तो यहाँ मैंने एस लिख दिया। और 9 जो 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 9 साइड है उसके सामने वाला वर्टेक्स टी है, तो यहाँ ये वाली साइड है 9 तो इसके सामने वाला वर्टेक्स मैंने टी लिख दिया। और जो 12 वाली साइड है उसके सामने वाला वर्टेक्स वी है, तो ये जो 12 वाली साइड है इसके सामने मैंने वी लिख दिया। 13 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि 13 यहाँ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ भी मैंने नहीं लिखा। 13 से जो है ना वो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने इसको 13 लिख के इसको भी 13 कर दिया। देखो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे फिगर में दी हुई है मैं बस उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले सकता। दिस इज 13, ये तो बिल्कुल 13 दी हुई है, लेकिन यहाँ उसने 13 नहीं लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ 13 कंसिडर फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं किया है। जब मैं इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब है दिस साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन फिलहाल मुझे अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो मैं जो है जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं बस उसी को यूज़ करूंगा। तो मेरे पास एक एक एंगल इक्वल है और ये एंगल जो है बेसिकली इंक्लूडेड एंगल है, क्योंकि ये दो गिवन साइड्स के बीच में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने टेस्ट भी पिक कर लिया अपना, मेरा एस एस टेस्ट बन रहा है, क्योंकि दो साइड्स बिल्कुल इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। इसका मतलब है साइड एंगल साइड टेस्ट यहाँ यूज हो सकता है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैंने आपको बोला था पहले आप वर्टिसेस को मैच करते हो, तो क्यू की जगह पे यहाँ टी लिखा हुआ है तो मैंने क्यू को टी के साथ मैच किया। आर की जगह पे एस लिखा हुआ है तो मैंने आर को एस से मैच किया। एंड देन पी विल बी मैचिंग वी, पी की जगह पे वी लिखा हुआ है तो मैंने पी को वी से मैच कर दिया। अब फिर मेरे पास जो पहली साइड है दैट इज क्यू आर, ये क्यू आर है जो कि 12 के बराबर है, और यहाँ क्या है टी एस है। क्योंकि मैं पहले क्यू लिख रहा हूँ तो पहले मुझे टी लिखना पड़ेगा, तो क्यू आर विल बी इक्वल टू टी एस एंड दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। उसके बाद मैं एंगल की बात करूंगा, क्योंकि मैं साइड एंगल साइड की बात कर रहा हूँ तो एक साइड इक्वल हो गई। अब एंगल की बात है तो आर को एस के साथ किया, पी के साथ वी को किया है, तो क्यू आर पी का मतलब टी एस वी है। और एंगल्स चूंकि आर और एस है तो मैंने इन पे कैप लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 24 डिग्रीज। ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। मुझे एक साइड और चाहिए दैट इज आर पी। आर पी विल बी इक्वल टू एस वी, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर।
तो मैंने यहाँ 9 मीटर भी लिख दिया, इसका मतलब है दिस इज वन साइड, दिस इज वन एंगल एंड दिस इज अनदर साइड। तो ये साइड एंगल साइड का फॉर्मेट मैंने फॉलो कर लिया। इसका मतलब है कि एक एंगल और दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट। तो मैंने यहाँ ये चीज लिख दी कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी टी एस अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड टेस्ट। इस फॉर्मेट को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था इसके जो सारे नंबर्स हैं वो इस फॉर्मेट के ही हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये फॉर्मेट आपकी क्लास में भी डिस्कस हुआ था, आपने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। इसके अलावा भी अगर आप कोई फॉर्मेट फॉलो करते हो तो वो भी जो है वो गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसमें अकॉर्डिंग टू आपने जो टेस्ट पिक किया उसका नाम होना चाहिए, उसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्टिसेस को मैच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ होंगी तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, मैं उसके भी मार्क्स दे दूंगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर असेसमेंट। ये 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट था, जिसमें दो टॉपिक्स जो है वो असेस किए गए थे। द फर्स्ट वन वाज ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेकंड वन वाज द कांग्रेंस एंड सिमिलैरिटी। अब इस वीडियो को देख के जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिल जाएंगे पास पेपर में और बुक में भी मिल जाएंगे। और सिंस यू नो दैट योर एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स आर नियर, वो भी आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। इसको ज़रूर देखना। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो लाजमी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।